तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ जो है सीटेट का जनवरी 2024 का पेपर सीपीडी का। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और अच्छे से अपने जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं जो है हम सीटेट 2024 का जो है जन में 2024 में जो है जन में जब सीपीडी के क्वेश्चंस आए थे वो देख लेते हैं हम लोग आज। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? ऑप्शन है आपके सामने, फर्स्ट छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना। सेकंड ऑप्शन है आलंबन स्कैफोल्डिंग के माध्यम से छात्र को सीखने में मार्गदर्शन और समर्थन करना। थर्ड ऑप्शन है छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप में सीखने की अनुमति देना। और फोर्थ ऑप्शन है केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है। तो फोर्थ ऑप्शन तो देख ही रहे हैं, सीधा गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत है जेडपीडी, आपको पता ही है। तो जेडपीडी के अंदर क्या होता है, स्कैफोल्डिंग होती है। और वाइगोत्स्की जहां दिख जाए, स्कैफोल्डिंग दिख जाए तो उसी की तरफ चलते हैं पहले। तो क्या है, स्कैफोल्डिंग के माध्यम से छात्र के सीखने और मार्गदर्शन और समर्थन करना। ठीक है, तो स्कैफोल्डिंग के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आंसर सेकंड। ठीक है, दूसरा नंबर का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, नहीं बता रहे हैं। किशोर अवस्था सामाजिक संरचना है। दूसरा है किशोर अवस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। तीसरा ऑप्शन है किशोर अवस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। तो जो है ये सारे तो ठीक है, हमको नहीं बताना है। तो पहले, दूसरा और तीसरा ये तीनों ठीक है। और नहीं क्या है, किशोर अवस्था के बारे में ये वाला फोर्थ। फोर्थ क्या कह रहा है, इसी यही इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से नहीं हो सकता, ये गलत है। एक समान तरीके से किशोर अवस्था में प्रवेश नहीं करते हैं। सब लोग इसे अलग अलग तरीके से इसमें आते हैं और सबका अनुभव अलग होता है। ठीक है, चाहे कोई भी कल्चर हो। ठीक है, विभिन्न संस्कृतियों यानी कि अलग अलग संस्कृतियों में, अलग अलग कल्चर में बच्चा होगा तो उसकी ग्रोथ भी अलग तरीके से होगी। ठीक है, तो उसकी किशोर अवस्था भी अलग तरीके से आएगी। ऐसा नहीं होगा कि सबके सब एक ही जैसे किशोर हो जाएंगे। जैसा कि आपको अभी पता ही चल रहा होगा कि अमेरिका में जो है बच्चे आजकल जल्दी बड़े हो रहे हैं। तो यही सीधा सीधा एक एग्जाम्पल है कि विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोर अवस्था में प्रवेश नहीं करते हैं। क्या है, नहीं करते हैं। चलिए थर्ड ऑप्शन देखते हैं। सुजाता नृत्य में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद पुरस्कार प्राप्त करना चाहती है। तो सुजाता की क्या है, आंतरिक रूप से प्रेरित है, बाहरी रूप से प्रेरित है, महारत उन्मुख है, या फिर असफलता परिहार शिक्षार्थी है। ठीक है, तो उसको जो है पुरस्कार चाहिए, वो प्राइज जीतने में रुचि रखती है। और उसकी प्रेरणा क्या है, बाहरी रूप से। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, वो बाहरी रूप से प्रेरित है। बाहरी रूप से प्रेरित कब होता है आदमी, दो तरीकों से। ठीक है, एक होता है रिवॉर्ड और दूसरा होता है पनिशमेंट। ठीक है, और आंतरिक रूप से कब होता है, आंतरिक रूप से होता है जब एक तो उसका इंटरेस्ट हो। ठीक है, दूसरा दूसरा चलो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ। ठीक है, कि दूसरे जो है क्या होता है, आंतरिक रूप से प्रेरित कैसे होता है। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं
को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर दो बच्चे अलग अलग हैं, चाहे क्लास में जो है बच्चे अलग अलग हैं, अलग अलग कल्चर से हैं, अलग अलग कास्ट से हैं, अलग अलग रिलीजन से हैं, तो भाई उनको कैसे पढ़ाओगे? एक शिक्षक को क्या करना चाहिए इसके लिए? एक तो है पहला ऑप्शन, मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अच्छा लग रहा है ऑप्शन, मगर गलत है। ऐसा नहीं होता है, ये कोई कमी नहीं होती है, विभिन्नता कोई कमी नहीं होती है। दूसरा है व्यक्तिगत भिन्नताओं को नजरअंदाज भी नहीं कर सकता है कोई शिक्षक। तीसरा है भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। बिल्कुल मानना चाहिए। इधर चलते हैं थोड़ा। फोर्थ ऑप्शन है सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनम्य और फोर्थ फोर्थ ऑप्शन है सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनम्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। इसका तो इस चीज से कुछ लेना देना नहीं है क्या? है, लेना देना है। सभी को समान पाठ्यक्रम नहीं पढ़ा सकते हैं, जिसका जैसा कॉन्टेक्स्ट बनता है वैसे बताना चाहिए। अगर आपके पास दो रिलीजन के बच्चे हैं तो आप उनको सेम त्योहार से नहीं समझा सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर थर्ड हो जाएगा। थर्ड है इसका आंसर। चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जो है हमारा पांचवा प्रश्न है, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है। ज्ञान क्या है? पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। अंतःक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है। अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सहनिर्मित होता है। और लास्ट ऑप्शन है एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ नापा जा सकता है। ठीक है, रिलायबिलिटी के साथ नापा जा सकता है। फोर्थ ऑप्शन ये है। तो इसका आंसर जो है, अगर पियाजे हैं तो पियाजे जो है एक कट्टर रचनावादी हैं। ठीक है, रचनावादी हैं, कट्टर रचनावादी हैं पियाजे। ठीक है, तो पियाजे जो है कट्टर रचनावादी हैं, तो वो सीधा सीधा यही मानेंगे कि बच्चा ही बनाता है अपना। तो इसका ऑप्शन जो है पहला सही हो जाएगा। इसका आंसर होगा पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा ही ज्ञान निर्मित होता है। तो पियाजे का मानना है कि ज्ञान हमेशा बच्चे द्वारा निर्मित होता है। और पियाजे बच्चों को क्या कहते हैं? लिटिल साइंटिस्ट। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न क्या है, एक प्रगतिशाली कक्षा में आकलन क्या होता है या कैसा होता है? ठीक है, तो एक प्रगतिशील जो है कक्षा, उसमें आकलन कैसा होगा? गतिशील होगा, वस्तुनिष्ठ होगा, योगात्मक होगा, मान संदर्भित होगा। ठीक है, तो आपको देखना है कि डायनामिक होगा, कि ऑब्जेक्टिव होगा, समेटिव होगा या नॉर्मेटिव होगा। तो प्रगतिशील शिक्षा है। एमसीक्यूज हो गए। वस्तुनिष्ठ नहीं, ये नहीं हो सकता। समेटिव तो एग्जाम के एंड में होता है, यानी कि जहां पर आप मार्क्स देते हो। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी गलत हो गया, मार्क्स वाला ही। ठीक है सिस्टम, ये भी यही हो गया। नॉर्मेटिव भी कि आपने मान दे दिया, जैसे कि आपको सीटेट में लेके आने हैं 90 आउट ऑफ 150, तो ये भी नहीं इसका होगा। इसका आंसर यही होगा, डायनामिक होता है, प्रगतिशील शिक्षा है वो। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा में क्या क्या होता है? एक तो होता है कंटिन्यूअस होता है। क्या प्रगतिशील शिक्षा कंटिन्यूअस होती है? दूसरा फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, और डायनामिक होती है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स के नीड के साथ चेंज होती है। ठीक है, चेंजेस विथ नीड्स ऑफ स्टूडेंट।
ठीक है। जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम होता है ये स्टूडेंट के नीड के साथ चेंज होता है। और बाकी सब क्या है, ये तीनों ऑप्शन जो है, ये तीनों ऑप्शन क्या है, ये स्टैटिक है, ये चेंज नहीं हो रहे। ठीक है, अगले पे चलते हैं 7th नंबर क्वेश्चन पे। तो हमारा आ गया है अभी 7th नंबर क्वेश्चन पे जो है, 7th नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। क्या ऐसा क्या करता है बच्चा, या ऐसा है हम ही क्या करेंगे, मान लो कि जो है वो मेमोरी बन जाए। तो मेमोरी कैसे बनती है हमारी, जब हम किसी चीज पे ध्यान देते हैं। अगर कोई चीज सामने और ध्यान नहीं दिया तो मेमोरी नहीं बनेगी। बाकी तो ये सब सीधे ही दिख रहे हैं कि गलत ऑप्शन है सारे के सारे, और ध्यान देना ही इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि मान लो ये बच्चा है, ठीक है, और ये एक पेड़ पे जो है एक बंदर को देखता है। ठीक है, तो जब ये इस बंदर को देखेगा, इस पे इसकी अटेंशन जाएगी, तभी ये इसकी मेमोरी बनेगी कि पेड़ पे बंदर था, बंदर पेड़ पे होते हैं या जो भी है। ठीक है, और अटेंशन के बारे में जो है कौन बात करता है, अटेंशन के बारे में बात करते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरीज होती हैं, वो किसके बारे में बात करती हैं, अटेंशन के बारे में बात करती हैं। तो इसका आंसर पहला हो गया ध्यान देना। 8th नंबर है, कौन सा ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, इनमें से कौन सा प्रश्न है जिसमें आपको विश्लेषण करना है, ठीक है, या छात्र को विश्लेषण करना है। ऑप्शन दे रखा है कि एक किताब है उपन्यास टू किल अ मॉकिंग बर्ड। ठीक है, इसका कथानक क्या है, इसका विषय क्या है, लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं, या फिर इसका नायक कौन है। ठीक है, तो इनमें से जो है कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा, तो इनमें से यही ऑप्शन होगा जो हाउ कहता है। ठीक है, हाउ मीन्स एनालाइज। ठीक है, इनमें से हाउ क्या है, ये तो क्या है, क्या है, क्या है, कैसे, हाउ कैसे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो है थर्ड, तीसरा सही हो जाएगा कि एनालिसिस के बारे में का मतलब था हाउ, एनालाइज करना है ना हमको कि कौन कौन से जो है वो सिंबल यूज कर रहा है। ठीक है, कि वो मॉकिंग किसको कह रहा है, मॉकिंग बर्ड। ठीक है, मॉकिंग बर्ड का उसका मतलब क्या है। ठीक है, किल का मतलब उसका क्या है। ठीक, और ये सब जो है ऑप्शन तीनों बाकी के, इनमें कहीं एनालिसिस नहीं कर रहा है, इसके तो डायरेक्ट आंसर दिए जा सकते हैं ना, कि कथा क्या, कथानक क्या है, इसका प्लॉट क्या है। ठीक है, किस थीम पे बना है, विषय भी इसका, और इसका हीरो कौन है, नायक कौन है। चलो 9th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th नंबर है असर्शन वाला क्वेश्चन, अभिकथन। शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंता करनी चाहिए। इसका कारण दे रखा है, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है शिक्षक चिंतनशील हो। ये वाला जो है क्वेश्चन जो है, मैंने आपको जो पिछला जुलाई वाला करवाया था उसमें भी यही था, सेम टू सेम क्वेश्चन ही आया था, और ये फिर इसमें भी आया हुआ है। तो मतलब कि ये चीज तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह शिक्षक का। ठीक है, कि शिक्षक को क्या है, रूढ़िवादी नहीं होना चाहिए, और शिक्षक को पूर्वाग्रही नहीं होना चाहिए, हमेशा नए ज्ञान को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों ही जो है
सही है और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या है? क्या देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण ही इसकी आलोचना है, क्योंकि वो जो है कोहलबर्ग तो पहले ही ये मान रहा है ना इस थ्योरी में कि जो है औरतों का काम ही जो है देखभाल करना है। ठीक है, बाकी ये सब तो बातें वो ऐसा कर ही नहीं रहा है कि बच्चों की क्षमताओं को मानना है, ज़्यादा नैतिक क्षमताओं को। बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध ये भी कुछ नहीं है, ये तो बिल्कुल ही नहीं है कहीं भी। ठीक है, तो कैरोल यही मानती हैं कि जो है कोहलबर्ग का सिद्धांत औरतों की उपेक्षा करता है, महिलाओं की उपेक्षा करता है, और ये आदमी द्वारा लिखा गया, आदमियों के लिए लिखा गया है। ये देखिए, जो ये मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी कि मैंने एक ऐप बनाई है सीटेट के लिए ही, जो भी आप लोग अगर सीटेट की तैयारी करते हैं तो। और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा मुझे इसको बनाने में, मगर मैंने इसको बिल्कुल ऐसे ही बनाया है जैसे कि सीबीएसई का सिलेबस है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं किया है कुछ भी। और अगर आप इस ऐप को यूज़ करते हैं तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपका पूरा सिलेबस कवर करा देगा। आपको किसी टेक्स्ट बुक वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए। फिर उसके बाद आप यहाँ पे सारा मॉक भी कर सकते हैं, और उसके बाद आपके जो दूसरे एग्ज़ाम भी हैं जैसे कि यूपी टेट या एच टेट, वहाँ भी ऐप आपको काम आएगी। और पूरा का पूरा आप देख सकते हैं सिलेबस मैंने बिल्कुल मार्क्स वाइज जैसे ये है वहाँ पर वैसे ही बनाया हुआ है। चैप्टर भी मैंने बिल्कुल ऐसे ही अरेंज किए हैं, और एमसीक्यूज एक्सप्लेनेशन तो देख ही सकते हैं, उदाहरण के साथ जो है इसके जो है व्याख्या के साथ जो है दिए हुए हैं आपको एमसीक्यूज। और ये 15,000 के लगभग एमसीक्यूज हैं इसमें। बाकी जो आप पढ़ेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है दूसरी भी तरीके से जो है मैंने आपको दिखाया है कि इसमें वन लाइनर्स हैं, वन लाइनर्स भी हैं, और थ्योरी की थ्योरी पूरी की जितनी है इसकी वो भी डाली गई है, और आपके जो है माइंड मैप्स, कंसेप्ट मैप्स सब डाल दिए गए हैं। तो आप लोग एक बार ऐप ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। मैंने ऐप का लिंक जो है इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप लोग एक बार ऐप ज़रूर देखिए और रिव्यू करके बताइए कि ऐप कैसी लग रही है आपको। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वास्तविक, ये भी असर्शन है, अभिकथन, वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। कारण, विकास अपेक्षाकृत सुव्यवस्थित, और सुव्यवस्थित नहीं, व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के कई रास्ते मिलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। रियल लाइफ से ही जो है कंक्रीट एक्सपीरियंस होगा और बच्चों की लर्निंग बढ़िया होगी। ठीक है, कई रास्ते मिलेंगे। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है, बात तो बिल्कुल ठीक है। विकास भी व्यवस्थित होता है, अनुक्रमित होता है, एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज आती है, मगर इसका इससे कुछ लेना देना तो है नहीं। ठीक, तो दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, इसका आंसर सेकंड हो गया हमारा। 12th नंबर पे आते हैं। डिसलेक्सिया के बारे में पूछा है। डिसलेक्सिया क्या है? डैश स्थिति है जो शिक्षार्थियों की डैश की क्षमता को प्रभावित करती है। क्या है डिसलेक्सिया? और ये जो है लर्निंग डिफिकल्टीज, जो है ये जरूर आएगा सीटेट में, ये फिक्स है।
ये फिक्स होता है ये, ठीक है, फिक्स सीटेड का टॉपिक है लर्निंग डिसेबिलिटीज। ठीक है, 1-2 नंबर के, कभी कभी तो 3 नंबर के जरूर आएंगे। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि डिसलेक्सिया क्या है। डिसलेक्सिया क्या है? भावनात्मक चित्र बनाने, नहीं भाई, इसका डिसलेक्सिया से क्या लेना देना है। दूसरे नंबर पे है तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल, ठीक है, पहले में यहाँ पे ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ने की क्षमता को प्रभावित करता है। हाँ, यही इसका आंसर है, इसका आंसर सेकंड है। ठीक है, ये इसका कुछ लेना देना नहीं है, इसका भी इससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, डिसलेक्सिया क्या है? एक न्यूरोलॉजिकल, ठीक है, कंडीशन है जो साउंड्स को सिंबल में लिंक करने में जो है शिक्षार्थी को प्रॉब्लम होती है, जिसमें ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ने में छात्र को परेशानी होती है। लेक्सिया का मतलब ही क्या है? शब्द, और शब्द से ही प्रॉब्लम है। डिस का मतलब ही हो गया कि उसको इसके साथ ही कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, बाकी जो अदर्स होते हैं आपको पता ही है, डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया वगैरह जो है। तो आप एक बार इसको जरूर करके जाना, इसमें से जरूर 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते ही हैं। 13 नंबर पे चलते हैं। 13 नंबर क्या है? एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? क्या करना चाहता है शिक्षक? छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया में संबंध बनाने के बारे में बताना चाहता है। ठीक है, तो क्या होगा? छात्रों को नियम और परिभाषाएं याद करने दें? बिल्कुल नहीं, रियल दुनिया में इसका कोई काम नहीं। ठीक है, विद्यार्थियों से बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली पत्रक पूरी करने को कहें, एमसीक्यूज करने को कहेंगे। इससे क्या होगा? रियल दुनिया में कुछ भी नहीं। ठीक है, विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंध की विधि द्वारा सीखने को कहें। थोड़ा सा ठीक है, मगर रियल दुनिया से तो इसका भी कुछ नहीं, क्योंकि ये चेंज हो जाएंगे। बाहर तो आपके हिसाब से नहीं रहेगा, ये चेंज हो जाएंगे। रियल दुनिया में क्या हो सकता है? बाकी चौथा ऑप्शन है छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। हाँ, ये ठीक है बिल्कुल, कि बच्चा जो है, छात्र जो है, वर्तमान मुद्दे पे अपना खुद का रिसर्च करेगा और अपना निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करेगा। ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 नहीं 14, क्वेश्चन नंबर 14 का है भैया, क्वेश्चन नंबर कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? आप लोग इस चीज पे ध्यान दे रहे हैं? अब तक ये जो है फोर्थ क्वेश्चन है, जो कि थिंकर से है। ठीक है, थिंकर कौन? पहले हमने फोर्थ क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन आ गए ना, और हो सकता है आगे भी हो 1-2। तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि थिंकर से जो है 5 से 6, ये जो है 5 से 6 प्रश्न थिंकर से ही रिलेटेड आते हैं। तो ये चीज तो आपको मजबूत कर लेनी है बिल्कुल, कि एकदम मजबूती से थिंकर के तो ऊपर तैयारी पूरी करके जानी है। ठीक है, तो फिर से कोहलबर्ग आ गए। कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? यानी कि बच्चे जो है कानून को बहुत मानते हैं भाई, उस टाइम कानून के बारे में बातें करते हैं। ठीक है, पहला है पूर्व पारंपरिक नैतिकता, प्री कन्वेंशनल, यानी कि छोटा बच्चा 2 से 7 साल वाला मानेगा क्या कानून? नहीं, यहाँ पर क्या चलता है? यहाँ पे चलता है फियर। ठीक है,
ठीक, यहाँ पे चलता है इंटरेस्ट, इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे चलता है लालच। उसकी सारी नैतिकता क्या है, इन पे बेस्ड है। 2 से 7 साल के बच्चे की फियर पे, इंटरेस्ट पे, ग्रीड पे। ठीक है। सेकंड है पारंपरिक नैतिकता। थर्ड है विषम नैतिकता। पता नहीं, विषम नैतिकता नहीं होती कहीं, ऑटोनोमस होती है, आप खुद से अपने नियम बना लो, तो इसका कानून से कुछ लेना देना नहीं। पहला मैंने आपको बता ही दिया, तो सेकंड इसका ऑप्शन हो गया पारंपरिक नैतिकता। यहाँ पर बच्चा क्या करता है, लॉ एंड ऑर्डर मानता है। ठीक है। फिफ्टींथ नंबर क्वेश्चन में कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? नहीं है। ठीक है। तो अब इसमें से हमको देखना है कि जो हो सकते हैं उनको अलग कर दो, नहीं निकल जाएगा। ठीक है। विविध दृष्टिकोणों का समावेश करना चाहिए, उचित समावेशन का पालन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। विभेदित निर्देश देने चाहिए, हाँ, हर बच्चे को अलग तरीके से समझाना पड़ता है। ठीक है। प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना नहीं, कंपटीशन नहीं कराना है बच्चों में। ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है? इंक्लूसिव क्लासरूम कह रहा है। ठीक है। कह लो, एजुकेशन कह लो, में क्या होता है? इसमें क्या होता है? कोऑपरेशन होता है। ठीक है। सहयोग होता है। ठीक। तो इसमें कंपटीशन नहीं होता, कंपटीशन नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, सहयोग होता है इसमें। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए, इंक्लूसिव क्लास के लिए क्या चाहिए हमको? सहयोग, कंपटीशन नहीं। चलिए, 16th नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है? रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि कौन सा मूल्यांकन है? प्रोग्रेसिव। ठीक है। फॉर्मेटिव मूल्यांकन, फॉर्मेटिव मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि क्यों है भाई? फॉर्मेटिव असेसमेंट में जो है कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो, वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। अब क्या है? पहला कि वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है? व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में इंसाइट्स देते हैं। ठीक है। अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। तीसरा है वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद, अंतिम उत्पाद नहीं होता फॉर्मेटिव में तो। ठीक है। और छात्रों को शामिल करते हैं, थोड़ा सा थोड़ा सा अजीब है। उसके बाद इनमें से कौन कौन से लेने हैं हमको? पहला ठीक है क्या? हाँ, पहला ठीक है, छात्रों को शामिल करते ही हैं, बस ये वाला नहीं करते ना।
तो जिसमें देखना है हमको कि सी किस में नहीं है। इसमें सी है, काट देते हैं। इसमें घर है नहीं, इसमें सी है तो काट देते हैं। बचता है 2 ए और डी। ठीक है, ए और डी बात तो ठीक है, मगर बी भी ठीक है। इनसाइड तो देते ही हैं, बस सी नहीं है। ठीक है, तो इसका 4th हो जाएगा ए बी और डी। ए बी और डी, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये तीनों तो हैं ही। चलिए 17th नंबर पे आते हैं। 17th नंबर क्या है? 17वां प्रश्न कहता है कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? थोड़ी मुश्किल हिंदी देखते हैं। Which of the following describes a mastery goal orientation? ठीक है, मास्टरी के लिए जो है गोल की तरफ कौन सा लेके जाता है भाई इनमें से? दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना। दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा पर ध्यान देना से क्या है? मास्टरी आ जाएगी? नहीं। ध्यान ही दूसरों पर है तो मास्टरी कैसे आ जाएगी? नहीं। किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। हाँ, सेल्फ पे काम कर सकते हैं भाई, अपने पे ही तो काम करेंगे, अपने पे। ठीक है, अपने पे ध्यान देना, ये बढ़िया है। ठीक है, बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना, फिर ठीक है। ये भी गड़बड़ ही है, ये भी गड़बड़ ही है। सिर्फ ग्रेड के लिए नहीं पढ़ते भाई, या काम नहीं करते। 4th है अपमान के डर से। ठीक है, ये भी डर है, नेगेटिव वर्ड हो गया ना, इसलिए थोड़ी होता है। सजा, ये भी नेगेटिव है, तो ये भी नहीं। आंसर इसका 2nd होगा, किसी कार्य के लिए अपने कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। ठीक है, मास्टरी क्या है? मास्टरी के लिए आपको क्या चाहिए? जो मास्टरी है इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए आपको फोकस। ठीक है, और चाहिए आपको अंडरस्टैंडिंग। ठीक, और ये दोनों कहाँ से आएंगे? ये दोनों आएंगे खुद पर काम करने से। और ये क्या है? आंतरिक प्रेरणा होगी। जब आंतरिक प्रेरणा होगी तब आप फोकस करोगे, तब आप समझोगे। बाकी तीनों ऑप्शन क्या है? सब बाहर है, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है। सिर्फ खुद पर ध्यान देना है ये। 18th नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन सा ऑप्शन है जो सबसे अच्छा वर्णन करता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में शिक्षक की भूमिका का? शिक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। नहीं, शिक्षक प्राथमिक स्रोत नहीं है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, बच्चे वहां पर जो है स्रोत है प्राथमिक। ठीक है, दूसरा है शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर अवलंबन देता है, स्कैप फोल्डिंग देता है। ठीक है, उसके बाद शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों का कड़ाई से नहीं, कड़ाई से नहीं, गलत, ये गलत, ये गलत। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है। ठीक है, सीखने देता है मगर छोड़ता नहीं। ये सेम क्वेश्चन जो है पीछे भी जो आया था जुलाई वाला, उसमें भी सेम यही था कि सीखने देता है मगर हस्तक्षेप करता है, उन्हें गाइड करता है। ठीक है, गाइड तो करता है। ठीक है, तो ये भी गलत, 2nd हो गया सही। प्रयोग करने के लिए सामग्री प्रदान करता है तरह तरह की,
और ज़रूरत पड़ने पर हेल्प करता है, स्कैफोल्डिंग देता है। 19 नंबर प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है? जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा? जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। दूसरा है जेंडर स्थिरता को मजबूत करना, जेंडर पहचान को मजबूत करना, जेंडर भूमिका की नम्यता को हतोत्साहित करना। तो बताना है आपको कि टेक्स्ट बुक जो होती है हमारी जो और मीडिया में जेंडर प्रतिनिधित्व का जो है किस तरीके से किया जाए जिससे प्रश्न पूछने को प्रोत्साहन मिलेगा इस टॉपिक पर। ठीक है, जेंडर प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, इस पर जो है पूछने के लिए प्रोत्साहन कब मिलेगा? जब पहचान मजबूत करनी होगी? नहीं। जब स्थिरता मजबूत करनी होगी तो भी नहीं। इस बारे में बात ही नहीं करना, ठीक है, तो भी नहीं। जब हम इसके बारे में सवाल उठाएंगे तब जो है प्रोत्साहन मिलेगा इस टॉपिक पर पूछने के लिए कि जेंडर प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है। क्योंकि जेंडर के बारे में रूढ़ियां होती हैं, स्टीरियोटाइप्स होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर फर्स्ट हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, मैंने आपको बताया था ना, ये बहुत आते हैं भर भर के। जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे अक्षर एक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता, ठीक है, कब विकसित होती है विद्यार्थियों में? कह रहा है ना, मतलब क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इसी के बारे में बात कर रहा है ना कि भाई ये किस टाइम आ जाती है? मूर्त में, अमूर्त, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें कि क्या होता है, संरक्षण और क्रमबद्धता आ जाती है। अब एक्स्ट्रा क्या है, अब बात कर रहा है एब्स्ट्रैक्ट की, तो मूर्त का तो मतलब ही नहीं है, पहले दोनों ऑप्शन तो हमारे गलत ही हो गए। मूर्त। तीसरा क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीज गणित और गणना, ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, हाँ, तीसरा ही इसका आंसर हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है और उस दौरान क्या कर लेता है बच्चा, बीज गणित और गणना की उसमें क्षमता आ जाती है। और ये अवस्था कब आती है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11+ ईयर्स में आती है, ठीक है, 11 साल के बाद आ जाती है। 21 जो है क्वेश्चन है हमारा, आलोक व्यवहार क्या दिखाता है? पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ता है, आंखों को बार बार मूंदता है, रगड़ता है, आंखें लाल है, सूजन है, अक्षर पहचानने में भ्रमित होता है। क्या लक्षण है उसके भाई, उसको क्या हो सकते हैं? दृष्टि संबंधी समस्या, हाँ, दृष्टि संबंधी समस्या है ना, उसको दिख ही रहा है सीधा, आंख मूंद रहा है, रगड़ रहा है, आंख लाल है, ठीक है, ये कोई समस्या थोड़ी ना है उसको, सीधा इसका आंसर है, आंख रगड़ रहा है, आंखों में प्रॉब्लम है, पहला हो गया इसका। 22 एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। कारण, समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से
सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। किसमें? समावेशी कक्षा में क्या है? सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। हाँ, ठीक है बात। दूसरा क्या है, इसका रीजन क्या कहता है? कारण कि समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। ऐसा तो कुछ नहीं कहता भाई, ये ऐसा कहीं ये कहता ही नहीं है ऐसा कुछ व्यक्तिगत मतभेद। ठीक है, वो भिन्नता की प्राप्त कर रहा है ना, मतभेद की नहीं, व्यक्तिगत विभिन्नता, नॉट मतभेद। तो ये गलत है, आर गलत है, ए सही है। 23rd नंबर क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के डैश हैं। तो ऑप्शन है अधिक जानकार, अन्य, और दूसरा अंदर। अधिक जानकार, अन्य। ठीक है, अधिक जानकार तो होएगा ही, वाइगोत्स्की है तो, यानी कि अधिक जानकार। ठीक है, क्योंकि जेडपीडी में होता ही यही है कि एक अधिक जानकार होता है। ठीक है, तो ये तो बात एकदम फिक्स हो गई कि ये दोनों आंसर नहीं है। ठीक है, अब अधिक जानकार और बस बाहर, यहाँ देखते हैं क्या है, उनके जो है समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के, बस बाहर है नहीं। जेडपीडी में क्या होता है, वो कर सकते हैं और एक अधिक जानकार जो उनकी हेल्प करता है। ठीक है, तो हमको चूज करना है फर्स्ट या सेकंड में से, तो बस बाहर तो है नहीं तो अंदर। ठीक है, फर्स्ट हो गया इसका आंसर, पहला हो गया। ठीक है, ज्यादा जानकार जो है, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिक जानकार अनुसार बच्चे अधिक जानकार के साथ अंतःक्रिया करेंगे। ठीक है, और अनुभव से लाभान्वित होंगे और उन कार्यों को कर पाएंगे जो उनके विकास के क्षेत्र के अंदर है, बाहर के नहीं, जो अंदर है। 24th क्वेश्चन देखते हैं। 24th क्वेश्चन है, एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्रों को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? ठीक है, टीचर नोटिस करती है, क्या नोटिस कर रही है? कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है। तो हमारे ऑप्शन है यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन है छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना। सेकंड ऑप्शन है छात्र को सख्ती से अपना अवधि बढ़ाने के लिए कहना। स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ कार्रवाई करना। गलत ऑप्शन, ये तो गलत हो गया। उसके बाद बार बार कार्य देना, ये भी नहीं कर सकते हैं। सख्ती नहीं कर सकते छात्र के ऊपर। ऑप्शन हो गया छात्र खुद से करे अपना टाइम मैनेजमेंट, उसके बाद उसको टाइमर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया तीसरा, थर्ड ऑप्शन हो गया इसका राइट आंसर। पच्चीस नंबर का क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन। अभिकथन है, छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। कारण, भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, तो दोनों ही सही हैं।
इसका आंसर यही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है। पहला इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्कूल में बने रहने की संभावना तभी होता है जब स्कूल से उनको भावनात्मक लगाव होता है, और भावनाओं के कारण ही आदमी जो है अच्छे से सीखता है। भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, दोनों सही हो जाएंगे, ये इंटर रिलेटेड है आपस में। ठीक है, इमोशन एंड लर्निंग आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। 26 नंबर क्वेश्चन में है, कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थ्योरी का जो है क्वेश्चन है ये, तो इसमें पूछा है कि कौन सा मूल सिद्धांत है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग का। शिक्षकों को छात्रों, पहला है जो, शिक्षकों को छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। अच्छा, दूसरा है अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है। अच्छा, तीसरा क्या है, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, ये तो पहले ही काट दो। दूसरा प्रत्यक्ष निर्देश जो है टीचर दे सकता है मगर स्पष्ट नहीं, कंस्ट्रक्टिव फिर कैसे हो जाएगा, स्पष्ट हो गया तो निर्देश तो दे सकता है मगर स्पष्ट नहीं हो सकता ना इसमें, ये भी गलत ऑप्शन हो गया। ये अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर कैसे मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन में सही उत्तर नहीं मिलते, भी गलत हो गया। आपका ऑप्शन थर्ड ही बचेगा, तीसरा ऑप्शन राइट होगा। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, कौन कौन है जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, जो है कौन कौन है आपके हैं, पियाजे और वाई गोस्त की। गलत हो गई यार स्पेलिंग, वाई गोत्स्की है। ठीक है, ये जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, ये रचनावादी जो हैं। ठीक है, और इनका मूल सिद्धांत क्या है कि बच्चे खुद ज्ञान का निर्माण करते हैं। 27 नंबर है, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक कर सकता है, शिक्षकों को कम से कम मदद करनी चाहिए। कारण इसका दिया हुआ है, बुद्धि को, बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। ये भी बात ठीक है, बात तो ये भी ठीक है, मगर दोनों आपस में रिलेटेड तो नहीं है। तो क्या होगा इसका आंसर, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हो गया इसका आंसर। दोनों सही हैं मगर इनकी व्याख्या नहीं करती है भाई, आर जो है एक ही। 28 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, 28वां नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषता है। प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन की कौन सी विशेषता है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको ऐसे, ए और बी और सी, बी सी डी, ए बी सी डी, चारों सही है इनकी। तो देख लेते हैं एक बार ऑप्शन। यह एक रेखीय प्रक्रिया है। रेखीय होती है क्या सामाजिकरण, मतलब ऐसे ही चलती है, ये आएगा फिर ये आएगा फिर ऐसे ऐसे, यानी कि ये इसके पास नहीं जा सकता क्या, ये इसके पास जा सकता है, कोई किसी के पास भी जा सकता है ना, रेखीय तो नहीं है, पहला ही काट दो। दूसरा है कि जटिल है, हाँ जटिल तो है, सामाजिकरण जटिल है। ठीक है, ये एक बहुआयामी है, हाँ ठीक है बहुआयामी है। उसके बाद ये विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है, हाँ बिल्कुल सही बात है, हर संस्कृति में अलग अलग तरीके से होती है, एक जैसी नहीं हो सकती।
ठीक है, तो सामाजिकरण जो है क्या है, बी है, सी है और डी है। कहाँ है ऑप्शन हमारा, बी सी डी, ये रहा थर्ड ऑप्शन जो है ये राइट हो गया इसका। 29 नंबर पे जो है प्रश्न है फिर असर्शन, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब बच्चा मध्य बाल अवस्था या किशोर अवस्था में प्रवेश करता है। ठीक है, देयर इज नो ऑब्जेक्टिवली डिफाइनेबल मोमेंट व्हेन अ चाइल्ड एंटर्स मिडल चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस इन नेचर, ये तो ठीक है, और ये कोई डिफाइन नहीं कर सकता है, कोई बच्चा पहले इसमें जा सकता है, ठीक है, कोई थोड़ा लेट हो सकता है इस प्रोसेस में, तो ये भी बात ठीक है। और विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है, हाँ बिल्कुल ये भी बात ठीक है, और इसी कारण से जो है ये होता है, क्योंकि निरंतर होता रहता है तो इसका कोई निश्चित क्षण नहीं होता। दोनों सही है, पहला ऑप्शन इसका हो गया, ए और आर दोनों सही है, और ए की आर सही व्याख्या कर रहा है यहाँ पे। चलिए अंतिम प्रश्न पर आ गए हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय, थोड़ा सा मुश्किल हिंदी, आत्म संप्रत्यय, एकेडमिक सेल्फ कंसेप्ट, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक सेल्फ कंसेप्ट, ठीक है, के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। कौन? एक प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के सेल्फ कंसेप्ट को, ठीक है, विकसित कर सकता है। कैसे पूछ रहा है यहाँ पर, कैसे कर सकता है? सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना। अच्छा, तो इससे क्या सेल्फ कंसेप्ट विकसित होगा? नहीं। उसके बाद छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित करना, इससे इससे तो बिल्कुल नहीं होगा, पहल ही नहीं करेंगे तो कंसेप्ट क्या बनेगा? छात्रों में स्वायत्तता और पहल को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल, अगर वो बताएंगे अपने कंसेप्ट को सीखने के लिए जो है पहल करेंगे तभी तो बनेगा ना इसका। और ये तो उम्मीदें कम रखना, ये भी गलती हो गया। अब ये क्यों हो रहा है? छात्रों में स्वायत्तता और पहल को प्रोत्साहित करने से जो है बच्चा सेल्फ कंसेप्ट कैसे बना लेगा? तो ये एक थ्योरी है एरिक्सन की। क्या है थ्योरी? इंडस्ट्री वर्सेस इंश्योरिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर जब आप बच्चे को जो है रिवॉर्ड करते हो, यहाँ पे है ना, रिवॉर्ड करते हो, ये रहा रिवॉर्डिंग, ठीक है, जो आप बच्चे को रिवॉर्ड करते हो किसी काम के लिए, तो वो कोई पहल करता है या कुछ जो आप चाहते हो कि वो करे, तो उससे क्या होता है, उसका एकेडमिक कंसेप्ट बूस्ट करता है, बच्चा अपने आप को जो है काबिल पाता है, ठीक है, काबिल पाता है, ठीक है, उसको लगता है उसके अंदर कि मैं कर सकता हूँ, उसके अंदर क्या आता है, कॉन्फिडेंस आता है, और फिर वो बढ़िया से जो है अपना जो कंसेप्ट होता है समझ लेता है। चलिए, तो ये जो है अभी तक के मैंने आपको 30 क्वेश्चन करा दिए, जो कि पिछले साल 2024 में आए थे जनवरी के पेपर में, और अब अगले वीडियो और अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम करेंगे 2023 के सीपीडी, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ कि ये जो है पेपर से पहले आपको जितने पेपर में क्वेश्चंस आए हैं कम से कम उतने तो मैं करा ही दूं, ताकि जो रिपीटिव क्वेश्चन आपने देख ही लिए कि इसमें भी 3-4 क्वेश्चन तो थे वो रिपीट हो रहे थे, और एक ही साल के अंदर 2-2 बार रिपीट हो गए हैं वही सेम क्वेश्चंस, तो
इसलिए जो है पिछले साल के पेपरों को करने से जो है आपके कंसेप्ट भी बढ़िया बन जाएंगे और आपके चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे सही मार्क करने के ऑप्शंस को, क्योंकि आपने क्वेश्चंस पहले से देखे होंगे। तो चलिए मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो में।